जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रेष्ठतम प्रश्नों की परीक्षा में सिलेक्शन कराने वाले सटीकतम प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग चल रहे हैं और ये सारे अभ्यास हमको बहुत ज्यादा तैयार करते हैं। नो डाउट ये सारे प्रश्न मिल करके आपके पास एक अनूठा, एक अद्भुत संग्रह आपके बनने वाले हैं। इस खंड में हम लोग किन प्रश्नों के साथ हैं एक बार देखते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न मैं आपको हर टेस्ट में, हर खंड में मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक परियोजना पूर्ण रूप से एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है जो एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ती है। यह इनके द्वारा उद्धृत किया गया विलियम क्लिपेटिक, जॉन डीवी, जॉन वी माइकल और स्टीवेंसन। और ये परीक्षा में कई बार आई हुई परिभाषा है कि परियोजना एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ता है। और ये परिभाषा जो है वो विलियम क्लिपेट्रिक की परिभाषा है। क्लिपेट्रिक, जिन्हें प्रायोजना विधि का प्रतिपादक माना जाता है, जिन्होंने 1918 में अपने शोध पत्र में, प्रोजेक्ट मेथड में इसको विधि को प्रतिपादित किया। और ये परिभाषा प्रायोजना विधि से जुड़ी सबसे इंपोर्टेंट परिभाषा है। चलिए, तो विलियम क्लिपेट्रिक इसके परिभाषा के देने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दर्शन शास्त्र के व्यवहार मूलक विद्यालय का एक परिणाम है? फिलोसफी में हम जब व्यवहार मूलक सिद्धांत की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी विधि उस सिद्धांत पर काम करती है? परियोजना, प्रोजेक्ट विधि, परिचर्चा, टीम शिक्षण, स्त्रोत विधि। और ध्यान रखें, व्यवहार मूलक सिद्धांत ये कहता है दर्शन शास्त्र का कि शिक्षा ऐसी हो जो बालकों की व्यवहारिक परिस्थितियों के अनुरूप हो, उन्हें वास्तविक और प्रत्यक्ष अनुभूतियां करके उनके समाधान करने के कौशल को विकसित करेगी। दर्शन शास्त्र का व्यवहार मूलक, और ये सारी जो चीजें होती हैं ये परियोजना विधि में होती हैं। परियोजना विधि, दर्शन शास्त्र के व्यवहार मूलक। हमने एक थ्योरी पढ़ी, मैंने बोला था कि ये प्रोजेक्ट विधि जो होती है ये प्रेगमेटिज्म की थ्योरी में से निकली है। और प्रेगमेटिज्म का उपयोगितावाद का सिद्धांत जिसे बोलते हैं उपयोगितावाद, जॉन ड्यूवी ने इसको दिया था। और जॉन ड्यूवी जो थे वो व्यवहार मूलक सिद्धांत से प्रेरित थे। उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात की जो वास्तविक परिस्थितियों में उपयोगी हो। तो इसका प्रश्न उत्तर है व्यवहार मूलक सिद्धांत से प्रेरित विधि है परियोजना विधि। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के एक सोपान नहीं हो सकता। समस्या समाधान विधि के सोपान हमने पढ़े हैं। समस्याओं की उपस्थिति होती है, समस्या का चयन होता है, समस्या से संबंधित तथ्यों का संग्रहण किया जाता है, परिकल्पनाओं का, उपकल्पनाओं का निर्माण होता है, परिकल्पना उपकल्पनाओं का परीक्षण होता है, निष्कर्षों की प्राप्ति होती है। वो सारे सोपान हमने पढ़े हैं। तो समस्या की उपस्थिति समस्या समाधान विधि में होती है। समस्या से संबंधित तथ्यों का संग्रहण किया जाता है, ये भी एक सोपान होता है। परिकल्पना उपकल्पनाओं का निर्माण होता है, ये भी होता है समस्या समाधान विधि में। निश्चित पैटर्न पहचान कर सामान्यीकरण करना, ये नहीं होता है, ध्यान रखो, ये नहीं होता है। और ये जो सोपान है ये आगमन विधि का सोपान होता है, ये आगमन विधि का सोपान है, ना कि समस्या समाधान विधि का, जहां पे निश्चित पैटर्न पहचान करके आप सामान्यीकरण करते हो, एक नियम सिद्धांत की स्थापना करते हो। तो ये जो चौथा विकल्प है ये समस्या समाधान विधि से मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण कराया जाता है? सूक्ष्म छोटे छोटे खंडों में। संश्लेषण विधि नहीं हो सकती, संश्लेषण विधि में सब खंडों को समेटा जाता है। खोज विधि में सूक्ष्म खंड की बात नहीं है, समस्या समाधान विधि में भी नहीं है। विश्लेषण विधि जो है, विश्लेषण विधि वो विधि होती है, विश्लेषण शब्द का अर्थ ही होता है खंड खंड करना, खंड खंड करना। तो खंड खंड करना यानी कि किसी जटिल समस्या को छोटे छोटे खंडों में बांट करके काम किया जाता है, शिक्षण कराया जाता है, ये होता है विश्लेषण विधि के अंतर्गत। तो जब खंड खंड की बात आ जाए, छोटे छोटे सूक्ष्म खंडों में विभक्त करने की बात आ जाए, आप तुरंत विश्लेषण। और जब इनको समेटने की बात आ जाए, मैंने लिखा था कि विश्लेषण विधि होती है वो समेटने एवं गूंथने की विधि होती है, इसको समेटने एवं गूंथने की विधि बोलते हैं, समेटने एवं गूंथने। तो जब खंडों को मिलाने की बात आ जाए, छोटे छोटे खंडों को मिलाकर एक नए निष्कर्ष का सृजन हो, तो ये संश्लेषण का काम होता है। और छोटे छोटे खंडों में विभक्त करने का काम हो तो विश्लेषण विधि का काम होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकार की व्यू रचना जो मस्तिष्क में हलचल पैदा करे, ब्रेन स्टॉर्मिंग इसको बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। और ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि जो होती है, इसमें ऐसी समस्या बालकों के सम्मुख उत्पन्न की जाती है जो उनके मस्तिष्क में हलचल पैदा करे। पात्र अभिनय, क्षेत्र विवरण, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ये
ओसबोर्न के द्वारा दी गई मस्तिष्क उद्वेलन विधि को हम मस्तिष्क में हलचल पैदा करने वाली विधि बोलते हैं। और इससे जुड़ा एक बड़ा अच्छा प्रश्न जो कई बार परीक्षा में आता है, आइस ब्रेकिंग वाला, हिमभंजक वाला, अभी आएगा। नवाचारों का आशय है, नवाचारों का क्या आशय होता है? शिक्षण में तकनीकी और नवीन विधियों का प्रयोग, बिल्कुल सही है। शैक्षिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास नहीं, नवाचार इनोवेशंस जो होते हैं, इनोवेशंस होते हैं परंपरागत तरीकों में। जब आप तकनीकी का, जब आप टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है उसका और नए तरीकों का समावेश करते हो, वो आपके इनोवेशंस कहलाते हैं, नवाचार कहलाते हैं। तो शिक्षण की नवाचारी पद्धतियां जब हम पढ़ते हैं तो शिक्षण विधियां जो आगमन, निगमन, विश्लेषण, ये शिक्षण की परंपरागत विधियां हैं। इससे हटकर के आप टेक्नोलॉजी का, जैसे अभिक्रमित अनुदेशन है वो एक नवाचार है, जैसे दल शिक्षण है वो एक नवाचार है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक नवाचार, ऐसे कई सारे तरीके जो हैं जिनसे आप शिक्षण कराने का परंपरागत तरीका बदलते हो, उसमें कई टेक्नोलॉजी भी शामिल हो सकती है, वो नवाचारों की श्रेणी में आता है। मस्तिष्क, ये बड़ा अच्छा प्रश्न था, हिमभंजक है ना, हिमभंजक, इसको अंग्रेजी बोलते हैं आइस ब्रेकिंग। तो आइस ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? आइस ब्रेकिंग, ये मस्तिष्क उद्वेलन विधि में, मस्तिष्क उद्वेलन विधि में ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का एक महत्वपूर्ण पद होता है हिमभंजन। और हिमभंजन का मतलब क्या होता है? परंपरागत विचार का खंडन, बर्फ को तोड़ना। अब चूंकि आइस ब्रेकिंग शब्द से तो सीधा सीधा आइस ब्रेकिंग, बर्फ को तोड़ना, विचार का खंडन, नए विचार का खंडन। ध्यान रखो, तीन खंडन में तीन बातें, नए विचार का खंडन, विचार, जब यहाँ पे नया पुराना कुछ नहीं है, और परंपरागत यानी कि पुराने विचार का खंडन। आइस ब्रेकिंग पुराने विचार का खंडन होता है। हिमभंजक यानी कि जो मस्तिष्क उद्वेलन होगा, मस्तिष्क उद्वेलन में बालक के दिमाग में जो पहले से पूर्वाग्रह, पहले से जो धारणाएं हैं वो टूटती हैं और उसका स्थान नए विचार लेते हैं, नई निष्कर्ष लेते हैं। तो आइस ब्रेकिंग शब्द को, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक के रचयिता, ये प्रसिद्ध पुस्तक है अप्लाइड इमेजिनेशन, रूसो, ऑसबॉर्न, फ्रॉबेल, क्लिपेटिक, ऑसबॉर्न की दी हुई ये पुस्तक है। ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। लेखकों के प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आ जाते हैं कभी कभी, और वो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कोई कोई पुस्तकें जो है वो जो बहुत ज्यादा पेडागोजी में बहुत ज्यादा फेमस है, कहीं वो पुस्तकें कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है। साइकोलॉजी में भी वो कई सारी पुस्तकें जो ज्यादातर परंपरा, अब कोई अंदर से कोई निकल के आ जाए तो उसके लिए तो ना आप बैठे ना मैं बैठा हूं, लेकिन हाँ, जो परंपरागत तौर पर ज्यादातर पूछी गई है उनको जरूर याद रखना आपका काम है। 9वां प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए। उपरोक्त, अच्छा उपरोक्त सभी इसमें पहले दे दिया है, ये नीचे होना चाहिए। प्रश्न ही ऐसा है, केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम तथा उपयुक्त, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम, उपयुक्त हो, बिल्कुल सही है, यानी कि वो शिक्षण को सरल, सुगम और थोड़ा सा उपयुक्त बना दे, कंटेंट के उपयुक्त बना दे। प्रकरण से संबंधित हो, ये भी सही है, शिक्षण सामग्री जो होती है वो प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, तो ये जो केवल केवल शब्द है ना, ये केवल केवल शब्द, ये इसको थोड़ा सा सीमित कर रहा है, यानी कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए वो अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। ये शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य में मैंने लिखाया है कि शिक्षण सामग्री ऐसी हो जो उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सक्षम हो, अध्यापक को विषय वस्तु को प्रेषित करने में सहायता दे, बालकों को अवधारणाएं समझने में सहायता दे, कक्ष की नीरसता को दूर करे, प्रकरण से संबंधित हो और शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम, उपयुक्त हो। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट विकल्प होगा, ये बजाय नीचे के ऊपर दे दिया है। ये तीनों बिंदु शिक्षण अधिगम सामग्री के चुनाव करते समय ध्यान देने वाले बिंदु होते हैं, क्योंकि आप ऐसी शिक्षण सामग्री चयन कर ही नहीं सकते जो वैसे तो बहुत अच्छी है लेकिन शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हो ही नहीं रही है, वैसे तो बहुत अच्छी है लेकिन प्रकरण से संबंधित ही नहीं है, वैसे बहुत अच्छी है लेकिन शिक्षण बिंदु के लिए सरलता और सुगमता उत्पन्न ही नहीं कर रही, तो आप ऐसा चयन नहीं कर सकते। ये ध्यान, तीनों बिंदु ध्यान देने योग्य है। और इस खंड का लास्ट प्रश्न है, आप देख रहे हैं अच्छे प्रश्नों का समावेश है। हर खंड के प्रश्नों को आप जब टेस्ट के माध्यम से देते हो, अपने आप को जांचते हो, फिर आप पीडीएफ में पढ़ते हो, फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देखते हो, आप इतना ठोस हो जाते हो कि फिर इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगला प्रश्न, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही होती है। ड्राइंग, पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ये मानचित्र पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग, स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की,
तो ग्लोब पे स्थिति दर्शाने के लिए ये एक ड्राइंग से जुड़ी स्थिति है। और अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। मानचित्र पढ़ने के लिए संप्रेषण कौशल की जरूरत है, भाषण देने की जरूरत नहीं है, अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं है। आपके समझ में आना चाहिए मानचित्र पढ़ने के लिए कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति क्या होती है। अगर ये आपके अंदर समझने की योग्यता है, मानचित्र पढ़ सकते हो। मानचित्र के लिए आवश्यक शर्त ये है, ये अन्य किन्हीं चीजों के लिए लागू हो सकती है। वो अच्छे प्रश्न है, इन प्रश्नों को एक बार जब आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आपको बहुत ज्यादा पूरा अभ्यास मिल करके आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनना चाहिए। हर पेपर पे, हर टेस्ट पे काम कीजिए, हर एक प्रश्न पे काम कीजिए। जब आप परफेक्शन की दृष्टि से काम करते हो, मैं हमेशा ये बच्चों को बोलता हूँ परफेक्शन की दृष्टि से काम करो। परफेक्ट जब आप होगे फिर आपको कोई भी ताकत हिला नहीं सकती है सिलेक्शन से। चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं। अगले खंड में फिर हम लोग वापस मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।